डियर स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट सेकंड के एनएफ के सेकंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है। वी नो दैट कि हर व्यक्ति जो आय अर्जित करता है उसमें से भविष्य के लिए कुछ बचाता है, जिसे हम बचत के नाम से जानते हैं। इस बचत की राशि को व्यक्ति किसी व्यवसाय या कंपनी में पूंजी के रूप में या किसी सरकारी संस्था या ऋण पत्रों में ऋण के रूप में विनियोजित करता है। ऐसे विनियोजन करने का उसका मुख्य उद्देश्य बचत पर अतिरिक्त आय प्राप्त करना होता है। विनियोग करने वाले व्यक्ति को विनियोगकर्ता कहते हैं। विनियोग का रूप अंश या ऋण पत्र, बॉन्ड, सरकारी ऋण आदि के रूप में हो सकते हैं। विनियोग दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर आय वाले विनियोग और एक परिवर्तनशील आय वाले विनियोग। इसको यूँ समझिए कि वे विनियोग जो विनियोगकर्ता को एक निश्चित आय प्रदान करते हैं वे स्थिर आय वाले विनियोग कहलाते हैं। इन विनियोगों में डिबेंचर हैं, पूर्वाधिकार अंश है, सरकारी प्रतिभूतियों में जमा या बैंकों में इस जो जमा कराते हैं हम स्थायी जमा, वो शामिल होती है। हमने पूर्व की कक्षाओं में देखा है कि जो पूर्वाधिकार अंश हैं उन पे एक निश्चित लाभांश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से डिबेंचर पे भी एक ब्याज प्राप्त होता है, निश्चित दर से प्राप्त होती है, जो पूर्व निर्धारित होती है। इन विनियोगों से जो आय प्राप्त होती है उसको हम स्थिर आय वाले विनियोग कहते हैं। दूसरे परिवर्तनशील आय वाले विनियोग हैं। इन विनियोगों में धन विनियोजित होने पर विनियोगकर्ता को होने वाली आय स्थिर नहीं होती है। कंपनी के साधारण अंश को हम इस श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि समता अंशों पर कंपनी द्वारा लाभ होने पर ही लाभांश दिया जाता है। अतः लाभकारी कंपनी है तो उससे अच्छी आय प्राप्त होती है। यदि कोई कंपनी घाटे में चली जाती है तो कई वर्षों तक उस पर लाभांश प्राप्त नहीं होता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जानना भी आवश्यक है। द फर्स्ट वन इज़ के वी नो दैट के पूंजी प्राप्त करने पर कंपनियां लाभांश देती हैं। यानी यदि हम पूंजी लगाते हैं, अंशधारी कहलाते हैं किसी कंपनी के, तो उस व्यक्ति को जिसने कि अपना पैसा कंपनी में लगाया, अपनी बचत कंपनी में लगाई है, उसे उसके ऊपर लाभांश प्राप्त होता है। जबकि अगर उसने अपना पैसा, अपनी बचत को ऋण पत्रों में लगाया है तो विनियोगकर्ता को ब्याज दिया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर है। दूसरा सेकंड वन कि भाई ब्याज के रूप में मिलने वाली आय निश्चित होती है। यदि किसी व्यक्ति ने ऋण पत्रों में अपना पैसा लगा दिया है तो उससे उसको जो आय होगी ब्याज, वो निश्चित होती है, 10%, 8% जितना भी दिया गया है। इसके अलावा उसके विपरीत यूँ कहें कि लाभांश की दर हमेशा बदलती रहती है। यदि लाभ ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लाभांश मिल जाएगा, यदि कंपनी के लाभ कम हैं तो उसे कम लाभांश मिलता है। प्रतिभूतियों का जो क्रय किया जाता है, ये क्रय या तो पूंजी बाज़ार से किया जाता है। पूंजी बाज़ार से क्रय करने के लिए हमें एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है। ब्रोकर के द्वारा ही हम प्रतिभूतियों को क्रय कर सकते हैं। इन ब्रोकर को एक निश्चित राशि का भुगतान क्रेता द्वारा या विक्रेता द्वारा किया जाता है, जिसे हम दलाली कहते हैं। ये जो राशि भुगतान की जा रही है इसको हम दलाली कहते हैं। ये दलाली क्रय अथवा विक्रय मूल्य पर दी जाती है। दलाली के अलावा क्रेता को हस्तांतरण व मुद्रांक शुल्क भी प्रतिभूतियों को खरीदने के फलस्वरूप देने होते हैं। स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ब्याज सहित या ब्याज रहित होता है। ये ब्याज सहित और ब्याज रहित क्या होता है, इसको अच्छे से आपको समझना है। यदि हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई है तो हम ये मानेंगे कि प्रतिभूतियों का क्रय या जो भी सौदा हुआ है वो ब्याज सहित हुआ है। ब्याज सहित सौदा करने पर क्रेता को ब्याज का फ़ायदा होता है। अतः क्रेता सौदे की तिथि तक के ब्याज को विनियोग की लागत कम करने में करता है। यदि सौदा ब्याज रहित हुआ है
तो सौदे की तिथि तक के ब्याज के लिए क्रेता को विक्रेता को अलग से और राशि देनी होती है। यहाँ पर आपको ये जान लेना भी आवश्यक है कि ब्याज देय तिथि जो सामान्यतः 6 माह की अवधि होती है उस देय तिथि पर भुगतान किया जाता है। जैसे मान लीजिए मार्च के महीने में ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, फिर सितंबर के महीने में ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। जबकि प्रतिभूतियाँ वर्ष के किसी भी अवधि में या तो खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं। यदि सौदा प्रतिभूतियों के ब्याज की देय तिथि को हुआ है तो ब्याज सहित या ब्याज रहित होने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यदि इन तिथियों के अलावा किसी और तिथि पर ब्याज प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का सौदा हुआ है तो हमारे सामने प्रश्न ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित में किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा इसके संबंध में उत्पन्न होता है। वर्ष 1994-95 से सरकार ने, जो मैंने अभी आपको बताया दलाली है, दलाली के अलावा मुद्रांक शुल्क है, वो उसके अलावा एक चीज़ और है कि दलाली पे सेवा कर को दायरे में लाया गया था। यानी दलाली जो एक प्रकार की सर्विस है, वर्ष 1994-95 में सरकार ने इसको सेवा कर के दायरे, क्योंकि उस वक्त सेवा कर चलता था तो उसके दायरे में लाया गया था। उस वक्त इस सेवा कर की दर 5% थी। इस सेवा कर को ब्रोकर क्रेता विक्रेता से प्राप्त करता है और सरकार को जमा कराता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सौदे के ऊपर जो दलाली बनी है उस दलाली के ऊपर सेवा कर लगता है। अतः सौदों इसको जो है सौदे में शामिल किया जाता है। अब चूँकि वर्तमान में जीएसटी लागू हो गया है, अब तो सेवा कर के बजाय हमें जीएसटी को यहाँ पर शामिल करना है सौदे में, और इसकी वर्तमान में जो दर है वो 18% है। जब हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो हम देखेंगे कि दो पक्षकार हैं, एक क्रेता और एक विक्रेता। तो क्रेता के लिए उसने चूँकि प्रतिभूतियों को क्रय किया है तो उसके लिए जो क्रय की लागत होगी वो किसके बराबर होगी कि भाई क्रय मूल्य प्लस उसने जो उसके ऊपर दलाली चुकाई है और उसके दलाली के ऊपर जो जीएसटी है, और उसके अलावा अगर मुद्रांक शुल्क वगैरह हस्तांतरण शुल्क वगैरह तो उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से विक्रेता के लिए विक्रय राशि क्या होगी कि भाई उसने कितने रुपए में उसको बेचा है, जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसमें से वो जो भी खर्चे हुए हैं, जैसे कि दलाली हुई है तो दलाली को घटाएगा, और दलाली के अलावा अगर उसने जीएसटी भी दी है तो वो जीएसटी को उसमें से कम करेगा। प्रश्न में आपसे क्रेता विक्रेता की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि किस तरह से की जाएगी इसके बारे में भी कहा जाता है। तो क्रेता की पुस्तकों में जबकि वो प्रतिभूतियों को क्रय करेगा तो इन्वेस्टमेंट उसके पास उसकी पुस्तकों में आ रहे हैं, हम उसको डीआर करेंगे। पर्टिकुलर जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर शेयर हैं तो शेयर, अगर डिबेंचर हैं तो डिबेंचर अकाउंट डीआर, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट डीआर। चूँकि उसने इनको ख़रीदने के ऊपर भुगतान किया है तो हम टू बैंक अकाउंट कर देंगे। एक ड्यू डेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है, इसकी एंटी, चूँकि ये इनकम है इसलिए सीआर किया जाएगा, इंटरेस्ट को बैंक अकाउंट को डीआर किया जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। ये ड्यू डेट के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता है, बाकी टाइम नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से विक्रेता की पुस्तकों में जब वो विक्रय करेगा तो उसे नगद प्राप्त होगा, उसको बैंक अकाउंट डीआर करेगा, और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट उसके पास से चले गए हैं, असेट्स कम हो गई है इसलिए वो उसको सीआर करेगा टू पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। वर्ष के समाप्ति के उपरांत वो इस सौदे से अगर उसको किसी प्रकार का कोई लाभ अथवा हानि हुई है तो उसके लाभ की स्थिति में वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, और उस पर जो ब्याज है उसको भी उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम किस प्रकार से ये व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से लागत ज्ञात की जाती हैं, प्राप्ति की लागत, उसको समझेंगे। ये कह रहे हैं मिस्टर एक्स ने 1 मार्च 2019 को 1 लाख रुपए के 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, जिनका एट पार मतलब मूल्य 100 रुपये है, वो स्टॉक एक्सचेंज से 90 रुपये प्रति के हिसाब से क्रय किए। द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज़ 2%, मतलब उसके ऊपर ब्रोकरेज 2% देना है परचेज प्राइस पे। एंड द इंटरेस्ट ड्यू ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर एवरी ईयर, ब्याज प्रति वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को दे होता है।
व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मिस्टर एक्स, अगर उन्होंने इन प्रतिभूतियों को ब्याज सहित खरीदा हो या ब्याज रहित खरीदा हो। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सबसे पहले प्रश्न में ही देखना है कि किस तिथि को ये इन्वेस्टमेंट किया गया है या प्रतिभूतियाँ क्रय की गई हैं। इस प्रश्न में ये 1 मार्च को दिया गया है। तो 1 मार्च को हम प्राप्ति की लागत याद करेंगे कि इसने कितने रुपए के हिसाब से खरीदा, उसमें कितने रुपए उसने दलाली चुकाई, कितने % उस पर GST है, और अगर उसने कम इंटरेस्ट यानी ब्याज सहित खरीदा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 मार्च से पूर्व का जो ब्याज की देय तिथि है वो 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर से 1 मार्च तक का जो ब्याज बनेगा इस प्रश्न में ये 5 महीने का है। अगर ब्याज सहित सौदा होता है तो इसमें क्रेता को ब्याज का फ़ायदा होगा, उसे ब्याज के लिए अतिरिक्त कोई राशि भुगतान नहीं करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसमें, अगर कम इंटरेस्ट परचेस किया जाए तो इसमें परचेस प्राइस 90 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये आ रही है। ब्रोकेज 2% है, 90,000 पे 2% 1800 रुपये का बनेगा। इस 1800 रुपये की दलाली पे GST 18% के हिसाब से 324 रुपये की होगी। टोटल इसकी जो प्राप्ति की लागत है वो 92,124 है। विक्रेता को 92,124 रुपये का भुगतान करेगा, लेकिन अगर ब्याज सही सौदा हुआ है तो इसमें क्रेता को ब्याज का फ़ायदा हुआ है। 5 महीने का ब्याज जो कि 2500 रुपये है, क्रेता इन इन्वेस्टमेंट की लागत को कम करने में उपयोग करेगा। इस क्रेता के लिए, मिस्टर एक्स के लिए, इन प्रतिभूतियों की क्रय की लागत 89,624 रुपये होगी। यदि यही सौदा ब्याज रहित किया जाए तो क्रेता के लिए इसकी प्राप्ति की लागत 92,124 जो भी हमने पूर्व में कैलकुलेट की है उस प्रकार से होगी। इसके अलावा उसे 2500 रुपये का ब्याज की राशि और विक्रेता को भुगतान करनी होगी। धन्यवाद।